वशिष्ठ, आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहला जो फीचर है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है भारतीय संविधान की, वो ये है कि ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके लेंथीएस्ट होने का रीजन ये है गाइस कि जब संविधान निर्माता जो समिति थी, जो कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी, इन्होंने संविधान निर्माण के लिए दुनिया के जितनी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका अध्ययन किया, और जो उनको अच्छा लगा किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, उन्होंने उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से वो हिस्सा उठाया और अपने संविधान के अंदर उसको डाला। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं, ये अपन ने यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अपन ने आयरलैंड से लिया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो अपन ने रशिया से ली है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अपन ने इंग्लैंड से ली है। तो गाइज ये अलग अलग कंट्रीज से जो अपन ने चीजें उठाई और उनको कंपाइल किया, जिसकी वजह से जो हमारा देश का जो संविधान था वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हो गया। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था गाइस, तब उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। लेकिन जब आज आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो गाइस, तो वहां पे आज 470 आर्टिकल्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं और 25 जो है पार्ट्स हैं। तो आप, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अभी तक जो है 104 जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं आज की डेट तक। अभी जो लास्ट जो अमेंडमेंट था गाइज, वो था जो कि रिजर्वेशन का जो ड्यूरेशन था वो खत्म हो रहा था, तो पार्लियामेंट ने उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश के संविधान में 470 आर्टिकल्स नहीं है। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं गाइज। अगर आपको कोई पूछे कि भारतीय संविधान का जो है अंतिम आर्टिकल, लास्ट जो आर्टिकल है वो क्या है, तो गाइज वो आज भी 395 जो नंबर आर्टिकल है वो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। आप पूछोगे कि फिर ये 470 जो है ये इतने, आप तो कह रहे हो कि आर्टिकल 470 जो है टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स 470 कह रहे हो, और आप कह रहे हो कि जो लास्ट नंबर ऑफ द आर्टिकल है वो है 395। तो गाइज यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो जितने भी नए अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान के अंदर ऐड किए गए, उनको किसी ऑलरेडी जो अनुच्छेद था उसके अंडर में नीचे उसको डाल दिया गया और उसको अल्फाबेटिकल फॉर्म में उसको लिखा गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके 44th अमेंडमेंट के बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसको आर्टिकल जो है 300 उसके नीचे दूसरा आर्टिकल डाल के, आर्टिकल नंबर जो है उसको अल्फाबेटिकल नंबर दे दिया गया। 300A जो है वो बन गया फिर राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो जो लिमिट है वो तो 395 जो लास्ट नंबर है, लेकिन इन 395 आर्टिकल्स के बीच हर कोई भी, किसी भी अनुच्छेद के नीचे भी जो है आपको कई अनुच्छेद आपको मिल जाएंगे। जैसे 51 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का लास्ट जो हेड है वो 51 है, लेकिन वहीं जब आप जाओ देखोगे कि वहां पे 51 के बाद में 51A डाला गया जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिनको अपन ने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल्स ऐड होते गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो आर्टिकल्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे आर्टिकल, उनके नीचे उनको नंबर दिया गया। तो गाइज ये जो भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि अपन ने दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके संविधान से अपन ने बहुत सारी चीजें उठाई हैं। और गाइज आपको
एग्जाम के अंदर जब आप जाओगे, जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम ले लो, चाहे जेएलओ ले लो, एपीपी के ले लो, तब आपको पता चलेगा कि वहां पे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो पार्ट है ये कहाँ से लिया गया है, वो वाला पार्ट कहाँ से लिया गया है, कि जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये सब जो चीजें हैं आपको मैं पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसका आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अपन गाइस दूसरे टॉपिक के, जो दूसरा जो फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपन ने क्यों अपनाया, और इसके अलावा कौन सा प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट चलाने का। तो गाइस देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोसीजर, वन इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रोसीजर एंड अनदर वन इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल गाइज आप सबको पता है कि अमेरिका है। अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे जो मुखिया जो देश का है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और राष्ट्रपति के पास ही जो रियल पावर जो होती है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति के पास होती है। चूंकि अपन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रोसीजर अपनाया है, तो अपने देश के अंदर गाइस जो रियल हेड ऑफ द नेशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर महोदय होते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि अभी वर्तमान में माननीय रामनाथ जी कोविंद हैं। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि इंडिया ने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अपनाया। तो गाइज आप सबको पता है कि जो इंडिया जो था वो 1947 से आजाद हुआ, उससे पहले जो हिंदुस्तान था उसके ऊपर इंग्लैंड का शासन था। तो चूंकि इंग्लैंड जो था वहां के ऊपर वहां भी जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चलता था, और अपन भी जब इतने सालों तक उन्होंने अपने ऊपर राज किया, वो अपना देश स्वतंत्र था, तो अपन जब देश आजाद हुआ तो उस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से अपन अकस्टम्ड हो गए, यूज टू हो गए, वो चीज अपने लिए नई नहीं थी। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वो उस गवर्नमेंट को अपनाते तो वो एक कंप्लीटली नई चीज जो है इंडियन सिटीजन्स को के ऊपर वो थोपी जाती, या इंडियन सिटीजन्स के लिए वो एक नई चीज होती। तो ये रीजन था कि संविधान जो जिन्होंने संविधान निर्माण किया था उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अपने देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं, और जो कैबिनेट होती है, जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो कैबिनेट की एड और एडवाइस से जो है काम करते हैं। उस कैबिनेट के जो मुखिया होते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। 5 साल की गवर्नमेंट होती है, वो डायरेक्ट इलेक्शन जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। स्टेट लेवल पे गाइस जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो भी 5 साल की उनकी टर्म होती है। स्टेट के अंदर भी जो है मुख्यमंत्री महोदय जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं, और जो जो गवर्नर साहब जो होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। तो ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आता है कि ड्रॉबैक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गाइज इसके भी बहुत सारी, इस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। पहली कमी है कि जो जो पहली जो कमी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो है जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। यानी अगर चुनाव के समय आप देखोगे कि पहले जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जो लार्जेस्ट पार्टी थी और उनको बहुत बहुमत मिलता था। लेकिन आज आप देखोगे कि हजारों की तादाद में जो पार्टियां हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, और सैकड़ों पार्टियां चुनाव के समय अपने कैंडिडेट जो हैं, उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव में उतारते हैं। तो जिसके कारण जो ड्रॉबैक ये हुआ कि अब अगर चुनाव होता है तो एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर 10-15 पार्टीज चुनाव लड़ती है, जिससे जो मतदाता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसको जो है इस चुनाव के अंदर अपना वोट दे। अगर जो कैंडिडेट हैं वो लिमिटेड रहे, तो मान लो 2 या 3 हो, तो उनमें जो मतदाता है उसको एक आइडिया रहता है कि हाँ मुझे किसको जो है अपना वोट कास्ट करना है। लेकिन जब 10-12 कैंडिडेट अगर चुनाव में उतरते हैं तो जो वोट जो होता है वो बिखर जाता है। उसका आउटकम ये होता है कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण मेजोरिटी जो है, पूर्ण बहुमत जो है वो संसद में या ये विधानसभा के अंदर जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलता।
जिसकी वजह से जो है एक हंग पार्लियामेंट आती है, एक जो गठबंधन की सरकार बनती है, और जो विकास के जो कार्य होते हैं, एक वो सरकार जो कि पूर्ण मेजोरिटी से आई है वो लेती है डिसीजन, उनके डिसीजन मेकिंग जो पावर्स होते हैं वो थोड़े स्पीडी होते हैं। वहीं एक जो गठबंधन की जो सरकार बनती है उसके अंदर फैसले जो हैं गाइस सबको पता है धीमी गति से होते हैं, क्योंकि वहां पे विकास कार्यों की बजाय वो जो सरकार होती है उसका अधिकतर समय जो है आपसी मतभेद को सुलझाने में जाता है। तो ये जो ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होना, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रोसीजर गवर्नमेंट का जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि दल बदल, इविल ऑफ डिफेक्शन। तो गाइज इसका मैं बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल दल बदल मतलब आप किसी एक पार्टी से चुनाव जीत के आए हो और चुनाव जीतने के बाद में आपने दूसरी पार्टी की सदस्यता ले ली या आप दूसरी पार्टी के अंदर चले गए। तो अब गाइज ये जो क्वेश्चन उठता है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जो बीजेपी की सीट से जो है टिकट से जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के आता है और चुनाव जीतने के बाद में वो दूसरी पार्टी की सदस्यता ले लेता है। मान लो कि वो कांग्रेस में चला गया, तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि चूंकि वो बीजेपी की टिकट से उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत के आया है, अब वो चुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस की पार्टी में कांग्रेस के अंदर जाके मिल गया, तो अब जो उसकी जो सदस्यता है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या वो सदस्यता उसकी वैलिड है या उसको खारिज किया जाए। ऐसे तो फिर गाइज ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से जो मेंबर हैं किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये तो फिर हर कोई जो है एक पार्टी से चुन एक जो जिसको लगेगा कि हाँ ये पार्टी अभी इसका माहौल है, इसकी टिकट से चुनाव लड़ो और बाद में दूसरी टिकट में चले जाओ, दूसरी पार्टी में चले जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अभी तो फिर क्या हुआ गाइस, एक 10 शेड्यूल जो है 10 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऐड किया गया था बाई 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। और ये बताया गया था इसके अंदर ये कानून बना कि अगर कोई उम्मीदवार किसी पार्टी की टिकट से चुनाव जीत के आता है और वो फिर जाके दूसरी पार्टी के अंदर मिलता है तो उसकी जो सदस्यता है उस सदन के अंदर वो खारिज कर दी जाएगी। तो अब उसके अंदर एक एक्सेप्शन और भी है कि अगर पार्टी के 1/3 मेंबर जो हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं दूसरी पार्टी के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल जो है बीजेपी के जो है राजस्थान के अंदर 70 एमएलए चुन के आए, तो 70 एमएलए के 1/3 मेंबर अगर कांग्रेस के अंदर चले जाएं तो वो जो वो मेंबर जो दूसरी पार्टी में चले गए उनकी सदस्यता खारिज नहीं होगी। तो गाइज अभी आपके पास एक रिसेंट एग्जांपल है मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ सरकार थी और बाद में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में जो कई विधानसभा जो उनके एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने फिर जाकर के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और अभी उनकी जो मेंबरशिप है सदस्यता है वो अभी विचाराधीन है माननीय स्पीकर के पास में। फिर आता है कि लेक ऑफ लीडरशिप इन नेशनल पार्टीज। गाइज ये आपको पता होगा कि आजादी के बाद से और अभी तक आप देखोगे कि 70 साल पुराना अपना इतिहास हो गया आजादी के बाद का। आप देखोगे कि 70 साल में 7 भी ऐसे आप लीडर नहीं बता सकते कि जिनको आप नेशनल लीडर कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज इंदिरा गांधी, जेपी नारायण, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। तो जो इतना इतना समय बीत जाने के बाद बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसे नेता उभर के नहीं आए जिनको आप नेशनल लीडर कह सको, जिनकी वजह से जो है पूरा जिनकी बात को पूरा देश माने, उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल हो, जिनके पास नेशनल लीडरशिप की क्वालिटी वाले जो नेता थे वो आज भी जो है गाइस बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज 70 साल से ज्यादा अपन को आजाद हुए हो गए, लेकिन आप जो है देखोगे कि जो नेशनल लीडर्स जो हैं वो आप उंगलियों के ऊपर काउंट कर सकते हो। तो ये लेक ऑफ नेशनल लीडरशिप भी एक इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर ऐसे नेता नहीं होंगे तो सरकारें जो हैं वो पूर्ण रूप से विकास के कार्य नहीं कर पाएंगी। जो पार्टीज हैं उनके जो नेता जो आपस के नेता जो हैं वो ही आपस में लड़ते रहेंगे। ये हर पार्टी के अंदर ऐसे नेता होने चाहिए जो जिनके जो डायरेक्शन हो, जिनकी जो कमांड हो वो नेता माने और वो जो डायरेक्शन है वो बाइंडिंग नेचर के हो। तो
ये जो नेशनल लीडरशिप जो है, ये आज भारतीय देश के अंदर इसकी बहुत कमी है। ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनको आप नेशनल लीडर का दर्जा दे सकते हो। अब एक जो फोर्थ जो ड्रॉबैक है गाइस, वो है इलिटरेसी ऑफ वोटर, नेशनल इश्यूज वर्सेस लोकल इश्यूज। गाइस, हिंदुस्तान के चुनाव आपके लिए कोई नई बात नहीं है। अपन ने सबने देखे हैं कि चुनावों के समय में जो है शराब और पैसा जो है पानी की तरह बहाया जाता है। और जब चुनाव जो जीता जाता है, वो उस आज पहले जो चुनाव होते थे और आज के जो चुनाव होते हैं गाइस, इनकी जो स्केल है वो बहुत बढ़ गई है। आज अगर कोई म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव लड़ता है तो उसके भी जो एक्सपेंसेज हैं वो लाखों रुपीस में आते हैं। और आप देखोगे कि उन जो जितना वो जो पॉलिटिशियन जो है चुनाव के अंदर पैसा खर्च कर रहा है, उसका अधिकतर पैसा जो है शराब और पैसे जो पैसे खर्च इसलिए करता है कि उसको वोटर्स को खरीद फरोख्त जो है वोटर्स की वो करते हैं। अब आप कहोगे कि खरीद फरोख्त कैसे करते हैं? तो गाइस, चुनाव के अंदर शराब का वितरण करना या पैसे बांटना कोई नई बात नहीं है। अगर किसी मतदाता को पैसे दे दिए, शराब पिला दी, तो वो उस बेसिस पे जाके चुनाव के अंदर जिसने शराब पिलाई है, जिसने पैसे दिए हैं, उसको वो वोट देके आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और इस वजह से गाइस क्या होता है कि जो राष्ट्र हित के जो इश्यूज होते हैं और जो लोकल लेवल के जो इश्यूज होते हैं, उनको वो मतदाता जो है वो भूल जाते हैं और सिर्फ जो है वो ये देखते हैं कि मुझे शराब किसने पिलाई, मुझे जो 500 का जो नोट है वो किसने दिया है। तो ये भी गाइस इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है एक ड्रॉबैक है। फिर जो है ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज। गाइस, पहले तो क्या था कि नेशनल लेवल के ऊपर पार्टियां नहीं थी, फिर धीरे धीरे आई। अब आप देखोगे कि जो स्टेट लेवल पे है, राज्य स्तर के ऊपर भी जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक्टिवेट हैं। आप अगर जाओगे कि यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, अपना दल जैसी बहुत सारी जो है पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ती है। तो जिससे क्या होता है कि वही बात है जो मैंने भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो मल्टीपल सिटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चीज जो है अब रीजनल लेवल पे आ गई है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वोट जो होता है वो बंट जाता है। और वो ही बात हो जाती है कि हंग पार्लियामेंट का निर्माण होता है। और जो लास्ट ड्रॉबैक है गाइज, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। तो मेरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से मतलब ये है कि आप देखोगे कि आज देश के अंदर जो नेता हैं, उनका अगर बैकग्राउंड देखोगे तो काफी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपको पता चलेगा कि उनकी जो हिस्ट्री जो है वो क्रिमिनल नेचर की रही है। उन्होंने बहुत सारे अपराध करे हैं। चूंकि वो अभी विचाराधीन है, इसलिए वो अभी उस चेयर पे बैठे हैं। अगर वो जब कन्विक्ट हो जाएंगे तो उनको वो सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि आप देखोगे, एक तो इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन है कि जो क्रिमिनल लोग थे वो चुनाव लड़के पार्लियामेंट में आ गए। या फिर क्या होता है कि आजकल नया ट्रेंड चला है गाइस कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, वो जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको संरक्षण देते हैं और उनके द्वारा जो है मतदाता के ऊपर दबाव बनाया जाता है और एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को जो है वोट करने के लिए मतदाता को मजबूर किया जाता है। इसके अलावा गाइज आप देखोगे कि चुनाव के समय में जो है बूथ कैप्चर हो जाता है, फायरिंग्स होती हैं, फर्जी मतदान किया जाता है। तो ये सब जो है इस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के जो है ड्रॉबैक है गाइज की क्रिमिनलाइजेशन। उनमें से ड्रॉबैक में एक ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है। फिर आता है गाइस कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल से मेरा मतलब ये है कि क्या भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन की प्रणाली है वो कठिन है या उसको बदला ही नहीं जा सकता, या इतनी सरल है कि जब उसको चाहे जब उसके अंदर फेरबदल कर दिया जाए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लॉ है वो एक डेवलपिंग नेचर का होता है, जो कि समय के साथ हमेशा उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अब चूंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देखोगे कि जो दूसरे प्रोसीजरल और सब्सटैंशियल जो लॉज हैं उनमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं। आईपीसी में अमेंडमेंट आपको मिलेंगे, सीपीसी के अंदर मिलेंगे, सीआरपीसी के अंदर मिलेंगे। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो जब मदर ऑफ ऑल लॉज है, इसके अंदर फिर बदलाव क्यों नहीं होंगे? अगर बदलाव समय के साथ संविधान के अंदर नहीं किया जाएगा तो शायद जो संविधान है वो ही हमारे देश के विकास के कार्यों में बाधक बनेगा। तो इसलिए जो है
जो संविधान निर्माता जो थे उन्होंने एक प्रोविजन डाला था 368 का, जिसको संवैधानिक संशोधन का, जिसके थ्रू जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप जो है संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। तो इस 368 के अंदर गाइस अलग अलग तरीके की प्रोसीजर्स हैं कि कुछ प्रोसीजर्स जो हैं ऐसे हैं कि आप संविधान के कुछ पार्ट्स को जो है आप सिंपल मेजोरिटी से उसमें संशोधन कर सकते हो। कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर आप कुछ संविधान के कुछ पार्ट्स जो हैं उनके अंदर फेरबदल अगर आपको करना होगा तो आपको सदन की 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और तीसरी जो चीज है इसके 368 के अंदर कि अगर आपको संविधान के अंदर संशोधन करना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी तो सदन में चाहिए ही चाहिए, और आपको जो स्टेट जो हैं उनकी भी उनका भी जो वो मत होगा वो भी उसके अंदर भी आपको मेजोरिटी लेनी होगी कि अगर आपको स्टेट का भी सपोर्ट आपको उसके अंदर लेना पड़ेगा। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो राज्य का निर्माण होता है वो सदन जो है वो एक सिंपल मेजोरिटी से करती है, उसके लिए कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। लेकिन वहीं कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पे सदन को जो है 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। और जो लास्ट जो है गाइस, जब जो ये कंकरेंट लिस्ट का जो हेड है जिसके अंदर स्टेट और पार्लियामेंट दोनों को लॉ मेकिंग पावर दिया गया है 7 शेड्यूल के अंदर, तो अगर सदन को उस कंकरेंट लिस्ट के अंदर कोई फेरबदल करना है तो सदन को जो है पहले तो 2/3 मेजोरिटी सदन के अंदर सरकार को हासिल करनी पड़ेगी। फिर जो है जितने स्टेट हैं उन स्टेट की मेजोरिटी भी उनको लेनी पड़ेगी कि मोस्ट ऑफ द अगर स्टेट उस अमेंडमेंट के फेवर में हैं तभी कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। तो गाइस कहने का मतलब है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो जटिल है और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि जब चाहे जब उसके अंदर आप संशोधन कर सको। तो गाइस आपको ये फीचर्स भी ये फीचर जो संविधान का है वो भी आपको समझ में आया है। अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो गाइस जो फंडामेंटल राइट हैं वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अंदर आपको गाइस 6 तरह के जो हैं स्वतंत्रता के अधिकार, 6 तरह के जो आपको मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी हो गया, फ्रीडम्स हो गया, फिर हो गया आपके ये राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन हो गया, धर्म की स्वतंत्रता हो गया, फिर आपका हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया, और लास्ट जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का है, वो है आपका आर्टिकल 32। जो ये मैंने 5 पहले के जो बताए हैं वो आपके सब्सटैंशियल राइट हैं, और ये जो आर्टिकल 32 है ये प्रोसीजर है किसका, आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का। ये आपका प्रोसीजर है फंडामेंटल राइट्स को इन कोर्ट के अंदर इन्फोर्स करने का। और ये पावर गाइस किसके पास है, ये पावर 32 की जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, और 226 की जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। तो गाइस ये पहला क्वेश्चन तो अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये कई बार पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइस आपको इसका आंसर क्या करना है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इसको लिया गया है। फिर जो है एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनके अंदर क्या संशोधन किया जा सके, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या सस्पेंड हो सकते हैं क्या। तो गाइस ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको जब इमरजेंसी लगती है देश के अंदर, जो कि 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया, तो जैसे ही इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन होगी वैसे ही ऑटोमेटिकली आर्टिकल जो 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बाकी फंडामेंटल राइट्स भी जो हैं वो भी सस्पेंड हो सकते हैं क्या। तो गाइस इसका आंसर है कि हाँ, वो भी बाकी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी सस्पेंड हो सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट का उसके अंदर ऑर्डर है, प्रेसिडेंट को 359 के अंदर जो है पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को है वो सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन गाइज वहां पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि कई बार जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि किसी भी हालत के अंदर कैसी भी सिचुएशन हो वो सस्पेंड नहीं हो सकते। तो गाइज उसका आंसर होगा आर्टिकल 20 और 21। ये जो दो आर्टिकल हैं ये आर्टिकल इवन अगर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन हो गई है तब भी ये सस्पेंड नहीं होंगे। और इमरजेंसी गाइज आपको पता है कि वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया कुछ, या इंटरनल जो ये देश के अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिसको संभालना
मुश्किल हो रहा है। तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये सदन जो है एक वो इमरजेंसी की अनुशंसा राष्ट्रपति महोदय करते हैं और वो लगाते हैं। तो गाइज ये ऐसी सिचुएशंस को संभालने के लिए आपको अपने जो है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि आपको कुछ समय तक आपको अपने फंडामेंटल राइट्स का जो है यूज नहीं करना है। ये स्टेट जो है उसको एक बार सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पावर्स दी गई है। इसके कारण जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड किए जाते हैं। तो गाइज फंडामेंटल राइट्स का आपको आइडिया हुआ कि ये अपन ने कहाँ से लिए हैं, ये कितने तरह के फंडामेंटल राइट हैं, इनके इन्फोर्समेंट की जो सेक्शन आर्टिकल है वो कौन सा है। तो गाइज वो 32 है, जिसको जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने उस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हार्ट एंड सोल कहा था। तो गाइज ये भी क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया है कि विच आर्टिकल इज ए हार्ट और सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको वहां पे आर्टिकल 32 मेंशन करना है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये स्टेटमेंट जो है गाइज ये किन्होंने दिया, तो वहां पे आपको लिखना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अगला जो फीचर है गाइस वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है गाइस ये पार्ट 4 के अंदर है। ये 36 से 51 जो आर्टिकल जो है वो भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी से डील करते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइज उसको आपको आंसर करना है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अपन ने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं। और ये गाइज जो है कोर्ट के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं है। ये एक चार्ट है, एक गोल है, किसके लिए? इस देश की सरकार के लिए। जब भी सरकार को ये देखना है कि अब हमें नया क्या करना है या क्या हमें करना है, तो वो गाइडेंस जो है सरकार को वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देते हैं कि ये गोल सेट करे हुए हैं कि सरकार का जो नेचर जो है, सरकार के कार्य किस तरीके के होंगे, सरकार को क्या क्या कार्य विकास के करने हैं। तो वो सारे के सारे गाइस जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर बताए हुए हैं। तो ये पार्ट 4 का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का हिस्सा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब गाइस जो है अगला जो स्पेशल फीचर है वो है फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि जो क्वासी फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया का है। ये फुली जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है अगर वो आपको देखना है तो वो आप देखोगे अमेरिका के अंदर। इंडिया को मैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। लेकिन कुछ ऐसी सर्क्यूमस्टांसेस के अंदर जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है उसकी पावर बढ़ जाती है। तो वो सिचुएशंस गाइस क्या हो गई, वो हो गई सिचुएशंस इमरजेंसी की सिचुएशन। बाकी जो है अगर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन नहीं हो रखी है, स्टेट इमरजेंसी ले लो, चाहे नेशनल इमरजेंसी ले लो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी ले लो, अगर किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं है देश के अंदर, तो गाइस स्टेट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के काम में इंटरफियर नहीं करेगा और ये जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के कार्य के अंदर इंटरफियर नहीं करेगी। तो जो दोनों जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है अपने अपने जो उनको कार्य कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिपार्टमेंट या जो सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर जो 7 शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं, अपने आप को वहीं तक लिमिट करेंगे। अपने आप का जो दायरा जो है उनका उसी दायरे में रहेंगे, उस दायरे से बाहर नहीं आएंगे। दोनों अपने अपने दायरे में अपनी तरीके से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब कभी भी इमरजेंशियल सिचुएशन आएगी तो स्टेट को गाइस ज्यादा पावर दिए गए हैं कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावर दिए गए हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो पूरे देश को है वो चला सके। उस समय जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी जो भी है, जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में वो इंटरफियर नहीं करेंगे। तो इंडिया जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है कि वो ना तो यूनिटरी है और ना ही वो फेडरल है, ये दोनों का मिक्सचर है कि हाँ ये यूनिटरी भी है और ये फेडरल भी है। तो गाइज ये आपको समझ में आया होगा। फिर अपन चलते हैं अगले फीचर के ऊपर जिसका नाम है वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज। यानी कि आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर जो है 18 साल की उम्र के जो ऊपर के जो लोग हैं, 18 या 18 से ऊपर के लोग हैं, वो उनको मतदान का राइट है, वो वयस्क कहलाते हैं। जब उनको
एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि एक तो एज ऑफ जो कास्टिंग द वोट जो है वो क्या है, तो गाइज वो आपको लिखना है कि वो 18 साल होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एज जो है 21 साल से 18 साल जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से करी गई थी, तो गाइज वहां पे आपको आंसर लिखना है 61st अमेंडमेंट के द्वारा। अब चूंकि आज अपन पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर हैं, तो लोकतंत्र के अंदर जो शक्ति, जो अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, या लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा जनता के लिए ही चुनी जाती है। तो जो अपनी जो पावर है, जब अपन जो सिटीजन जो है, अपन को एक सबसे बड़ी जो ताकत संविधान के द्वारा दी गई है वो है वोट, चुनाव के समय वोट डालने की, जिसके द्वारा अपन अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो ही चुन करके पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाते हैं। तो ये जो है भारतीय संविधान का भी एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। फिर अगला आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो गाइज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मेरा तात्पर्य यह है कि जो न्यायपालिका है उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ना तो कोई एग्जीक्यूटिव ना कोई लेजिस्लेचर जो है वो न्यायपालिका को प्रभावित करेंगे। गाइस जब इंडिया आजाद हुआ था तो 1980 तक का जो दौर था वो एक कमिटेड जुडिशरी का, जो जुडिशरी थी वो कमिटेड जुडिशरी थी। कमिटेड जुडिशरी से मेरा मतलब ये है कि वो सरकार के जो फंक्शन थे उनको, उनके ऊपर जो है जुडी न्यायपालिका किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करती थी। न्यायपालिका सिर्फ उन्हीं मैटर्स को देखती थी जो उनके सामने आते थे और उन्हीं के ऊपर जो है अपने फैसले देती थी। लेकिन वो चला करके कभी भी उन्होंने गवर्नमेंट सरकारों को, ये डायरेक्ट सरकार को डायरेक्ट नहीं किया कि आप ये करो, आप ये नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए था। लेकिन गाइस जो 1980 के बाद का जो दौर चला है वहां पे आप देखोगे कि न्यायपालिका जहां जहां पर जो है लेजिस्लेचर जो है अपने कार्यों को पूर्ण करने में असफल रहा, वहां वहां न्यायपालिका आगे बढ़ के आया और ऐसे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट दिए जो कि आज तक जो है जो जनता के हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जब ये मुस्लिम जो वुमन का जो डाइवोर्स का जो था, उन्होंने मेंटेनेंस का वो जो प्रोविजन जो था उन्होंने न्यायपालिका ने दिया। आप देखोगे कि जो आर्टिकल 21 है उसकी जो एम्बिट जो है 1980 के बाद से आज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नया कॉन्सेप्ट न्यायपालिका के अंदर आया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि न्यायपालिका है वो अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके ऊपर ना तो लेजिस्लेचर का कंट्रोल है ना ही एग्जीक्यूटिव का उसके ऊपर कंट्रोल है। ना तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया जो है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं और लेजिस्लेटिव हेड जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और वही स्टेट लेवल पे होता है कि मुख्यमंत्री होते हैं और गवर्नर होते हैं। और न्यायपालिका के जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वैसे ही राज्य के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होते हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस हैं, जितने भी जजेज हैं, वो इन न्यायपालिका और इन जजेस के ऊपर जो है ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये अपने फैसले लेने के लिए अंदर सक्षम है। पूर्ण रूप से इंडिया की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है गाइस। इसके बाद में अपन चलते हैं गाइस, जो है एक अगला जो फीचर जो इंडिया का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर नेचर का है। तो सेक्युलर नेचर का मतलब गाइस ये हो गया, ये वैसे तो वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये वर्ड भारत की प्रस्तावना के अंदर जुड़ा गया था। तो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत जो है 42nd अमेंडमेंट से पहले सेकुलर नहीं था क्या, जो भारत जो देश था। तो गाइज यहाँ पे एक केस आता है सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउएवर द स्पेसिफिक वर्ड secular is not in the constitution, but the existence of article 25 to 28 makes this country secular, या the nature of the constitution is a secular। तो अब जब 42nd अमेंडमेंट जब आया तब ये केशवानंद भारती के केस के बाद में इसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया और ये कहा गया कि ये भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का पार्ट है। मूलभूत ढांचे
के पार्ट से मेरा तात्पर्य ये है कि ये वो एरिया हो गया जिसको जो पार्लियामेंट है वो अगर संशोधन उसके अंदर करना चाहे तो भी वो अब उसको संशोधित नहीं करेंगी। और यहाँ पे गाइस क्वेश्चन बनता है कि जो 42nd ये जो सेकुलर वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। अब सेक्युलर का मतलब ये होता है गाइस कि जो सरकार है, जो राज्य है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को जो है गाइस वो इक्वली ट्रीट करेगी। आप देखोगे कि जब आर्टिकल 25 से 28 पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आपको आप नागरिक हो, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को जो है प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, उस धार्मिक जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, मंदिर, मस्जिद, उनका आप निर्माण कर सकते हो। और देश के अंदर किसी भी प्रकार का धर्म के नाम पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये प्रोविजंस गाइस आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार जो है धर्म के नाम पे लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगी और करेगा। और जो 16 है, जहां जहां राज्य जो है भारत के नागरिकों को रोजगार के अवसर देगी, उसके अंदर भी जो है धर्म के नाम के ऊपर किसी भी प्रकार का किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा। आप भले ही किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, इस्लाम मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, लेकिन इन सब के बीच में अगर आप सबसे आपकी जो आइडेंटिटी है वो इंडियन रहेगी। आपको इंडिया का आपके पास जो सरकार का जो कागज है उसके अंदर आपका धर्म नहीं है। आप कभी इंटरनेशनल बाहर कहीं जाओगे तो आप भारतीय कहलाओगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो गाइस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर नेचर का है। अब अगले फीचर के अपन ऊपर चलते हैं गाइस, वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये हो गया कि आप चाहे नागालैंड में रहो, चाहे राजस्थान में रहो, चाहे कश्मीर में रहते हो, या आप चाहे कन्याकुमारी में रहते हो, आपकी जो आइडेंटिटी है वो है आप भारतीय हो। आपको ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है कि आपके पास स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और एक इंडिया की अलग सिटीजनशिप है। ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है गाइज, ये अमेरिका के अंदर चलता है। वहां पे जो स्टेट हैं उनकी अपनी नागरिकता है और उनके पास वहां के नागरिकों को एक अमेरिका की भी अलग नागरिकता उनको प्राप्त है। इंडिया के अंदर जो है गाइज वो एक सिंगल सिटीजनशिप, आप कहीं भी चले जाओ आपकी पहचान होने भारतीयता के ऊपर ही होगी। नागालैंड का जो बंदा है वो राजस्थान में आए तब भी उसको यही फील होता है कि वो भारत के ही अंदर है, या कश्मीर का बंदा जब कन्याकुमारी में जाता है तब भी वो वहां पे भारतीय ही कहलाता है। वहां पे ये नहीं कहलाता कि ये कश्मीर का नागरिक है, या राजस्थान में नागालैंड का जो बंदा आया है वो नागालैंड का निवासी तो भले कहलाए, नागरिक वहां का नहीं कहलाया जा सकता। आप निवास कहीं भी कर सकते हो। आपको पता होगा कि राजस्थान के लोग हैं या किसी भी स्टेट के जो लोग हैं, विदेशों में तो छोड़ो, वो आज हिंदुस्तान के अंदर भी अलग अलग राज्यों के अंदर जाके अपने व्यवसाय जमा के बैठे हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि वो वहां पर भी वो भारत के नागरिक कहलाते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये भी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर है। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। गाइज आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हो, लोकतंत्र के अंदर रहते हो, तो आपकी देश के प्रति जो है एक ड्यूटी बनती है कि आप देश के लिए क्या आपको करना है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं गाइज, ये लोगों के जो बिहेवियर जो है अपने देश के प्रति जो होता है उसको उसका एक वो इंडिकेशन है कि एक अच्छे नागरिक का जो है वो व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, उसकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए अपने देश के प्रति, वो इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताई हुई है। गाइज ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अभी रिसेंटली जो है 86 अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो अभी रिसेंटली ऐड करी गई है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं गाइज अपन ने यूएसएसआर से लिया है, रसिया से इसको लिया है, और इसका जो है आर्टिकल नंबर जो है वो 51A है, और ये भारत के संविधान के पार्ट 4A के अंदर ये
एग्जिस्ट करती है। तो ये भी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये इस देश के नागरिकों को मैंडेट है, उनके उनके ऊपर ड्यूटी कास्ट करती है कि उनका जो है देश के प्रति बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये जो है 51A आर्टिकल के अंदर है, इसको अपन ने यूनाइटेड ये रसिया से लिया है, और ये पार्ट जो है इसका 4A है। ये 11 इनका जो नंबर ऑफ द ड्यूटीज हैं वो 11 है। अभी रिसेंटली जो है इसके अंदर 86 अमेंडमेंट हुआ है, जो कि एजुकेशन की के से रिलेटेड एक ड्यूटी नई ऐड करी गई है। तो ये अभी जो मैंने कंक्लूड करके बताया है गाइज, इसके अंदर आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बनते हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी भी जो है ये भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की क्लास को अपन अब यहीं खत्म करते हैं। मुझे इजाजत दें, मैं फिर आपके पास एक नए टॉपिक को लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। गाइज आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोरोना काल चल रहा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि अब हमारी जो स्टडी है वो कैसे होगी। तो गाइज आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लो जंक्शन ने आपकी मदद करने का जिम्मा उठाया है कि आपको इस कोरोना काल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या असुविधा जो है आपको अपनी पढ़ाई को लेकर नहीं हो। आप बस हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर के वीडियोस को अगर आपको ये अच्छा लगे तो उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई वीडियो यूट्यूब के अंदर अपलोड करें या हम कोई लाइव क्लास चलाएं। इसके अलावा गाइज आप हमारा जो फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक करो, वहां पर भी हम बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं, न्यूज जो हैं, डेली न्यूज जो अलग अलग अखबारों में कानून को लेकर के आती है वो अपडेट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो पीडीएफ जो नोट्स होते हैं वो भी हम वहां पे अपलोड करते हैं। तो गाइज आप ये यूट्यूब चैनल लाइक करो, फेसबुक का पेज हमारा लाइक करो, और अगर कोई भी असुविधा हो तो जो नीचे दिए गए जो नंबर हैं वहां पे आप कॉल करके हमारे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब नेक्स्ट क्लास तक मेरे को इजाजत दें, मैं बड़ी जल्दी आपके पास फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच।